आदर्श भारत योग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आपके आने वाले जो कोर्स है उसका संचालन, आने वाले जो आपका 2.5 मंथ का कोर्स है योग एनाटॉमी का, उसका संचालन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और आखिर क्यों नीड है हमें योगा एनाटॉमी जानने की। तो सबसे पहले चीज जो है वो समझिएगा कि जो योगा एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट है वो आखिर है क्या। क्योंकि पहले तो नहीं था, पहले तो केवल योग था। जो ये एनाटॉमिकल टर्म्स आए हैं वो अभी इतना प्रचलित क्यों हो रहे हैं, क्या उसकी नीड है आज के समय में। तो जो योगा एनाटॉमी है, तो योगा एनाटॉमी की जो हम बात करते हैं, तो किसी भी एक पोस्चर में जो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है और हमारी जो बॉडी जो फंक्शन करता है, तो यही स्टडी करना कहलाता है योगा एनाटॉमी। अब हम ये कहें कि पहले तो योगा एनाटॉमी नहीं था, आज ये अचानक कैसे बढ़ा है, तो ऐसा नहीं है। पहले भी योगा एनाटॉमी था। जैसे हम बात करते हैं हमारे प्राचीन अगर ग्रंथों की बात करें, तो प्राचीन ग्रंथों में भी शरीर का वर्णन है, चाहे वो इस रूप में हो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी। तो इस रूप में भी था, तो कहीं ना कहीं स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, मतलब बॉडी की बात होती थी कहीं ना कहीं हमारे एंशिएंट टाइम में। और जो मॉडर्न टाइम है, ये जो टाइम है, इसमें तो हम केवल स्थूल शरीर की बात करते हैं। लेकिन जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा एंशिएंट लिटरेचर है, वो इससे भी बियॉन्ड जाके बात करते हैं। हम जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसमें स्थूल शरीर ही पढ़ते हैं, मतलब केवल मस्कुलो स्केलेटल ही पढ़ते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो इससे भी डीप है। सूक्ष्म शरीर जिसमें हम चक्रों की बात करते हैं, नाड़ियों की बात करते हैं, कंद की बात करते हैं, इन सारी चीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उससे भी ब्रॉड है। अब आज के समय में जो एनाटॉमी जानने की हमको आवश्यकता है, तो उसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो पहले टर्म्स जो है वो तो है कि किसी भी पोस्चर में हमारा बॉडी कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे फंक्शन हो रहा है, उस आसन में हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। कि अगर हम एक आसन कर रहे हैं, तो 2 पर्सन अगर किसी एक आसन को कर रहे हैं, तो क्या वो दोनों पर्सन सेम फील कर रहे हैं उस आसन में, या दोनों पर्सन अलग अलग फील कर रहे हैं उस आसन में। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी एक ही आसन में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो उस आसन को कर रहे हैं, तो उसमें भी वो अलग अलग तरीके के फील करेंगे, क्योंकि सबकी बॉडी एक नहीं होती है, सबके बॉडी डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से, बॉडी के डिफरेंट के हिसाब से किसी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है, किसी का फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है, किसी की बॉडी में स्टिफनेस ज्यादा होता है, किसी की बॉडी वीक ज्यादा होता है। तो बियॉन्ड देयर कैपेसिटी ऑफ देयर बॉडी, उनके बॉडी की जो नेचर है उसके हिसाब से वो भी उस आसन में अलग अलग फील करते हैं। तो जो हम सबसे पहली बात करते हैं वो है अन्नमय कोश की। जो हमारे पंचकोश है, पंचकोशों में भी अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश जिसमें हम बात करते हैं मस्कुलो स्केलेटल बॉडी, मतलब मसल्स और स्केलेटल। किसी भी आसन में जो आपका वो आसन इफेक्ट हो रहा है, तो उस आसन में आपका मस्कुलो स्केलेटल किस तरीके से काम कर रहा है, पहले टर्म। अब उस आसन में मसल्स का फंक्शन किस तरीके से हो रहा है, मतलब आपके बॉडी के मसल्स किस तरीके से इंगेज हो रहे हैं। अगर आप किसी आसन को कर रहे हैं, तो उस आसन में कौन सा मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन सा मसल्स है जो स्ट्रेच हो रहा है, और मसल की फंक्शनिंग किस तरीके से हो रहा है। और अगर आप उस आसन को नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रीजन है आपके उस आसन को न कर पाने की। तो इस तरीके से ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि जो मसल्स की एंगेजमेंट होती है किसी भी एक आसन पर, वो किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है हमारा मसल्स उस आसन पे। फिर अगर हम बात करें, हमारे मोर देन 650 मसल्स होते हैं। तो क्या हमें इन सारे मसल्स की आवश्यकता है, सारे मसल्स को जानने की आवश्यकता है। तो हमें डॉक्टर नहीं बनना है, पहली चीज।
दूसरी चीजें, हमें कुल 650 मसल्स को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है केवल उन अप्लाइड मसल्स को जो यूज होते हैं योगा प्रैक्टिस में। तो हमें केवल और केवल 25 मसल्स, जिसका ग्रुप में मैं लिस्ट भेज दिया हूं उन 25 मसल्स का, उन 25 मसल्स की ही स्टडी हमें करनी है कि वो मसल्स कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रेच होता है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स में क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। अगर आप किसी आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों हम उस आसन को नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर 25 तरीके के मसल्स है जो काम करते हैं, मेन 25 मसल, जैसे कि हम गर्दन के मसल्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये जो गर्दन का मसल्स है इसको कहते हैं स्टर्नोक्लिडोमास्टाइल मसल। तो जो हमारा स्टर्नोक्लिडोमास्टाइल मसल्स है वो जब हम आसन करते हैं, मतलब नेक की मूवमेंट करते हैं, गर्दन को सामने, गर्दन को पीछे, मतलब सामने वाला मूवमेंट फ्लेक्शन कहलाता है, पीछे वाला मूवमेंट एक्सटेंशन कहलाता है। जो साइड है लेटरल फ्लेक्शन, दोनों साइड, फिर गर्दन की ट्विस्टिंग। तो इन आसनों में ये मसल्स हेल्प करते हैं। उसके अतिरिक्त और मसल्स है लेवेटर स्केपुली, स्केलनी मसल्स, जिसके टाइट होने की वजह से हमारा चिन पोकिन हो जाता है यूं, और गर्दन संबंधी प्रॉब्लम होते हैं। तो इस मसल्स को जानने की आवश्यकता है। फिर दूसरा समझते हैं जो हमारे अपर बैक के मसल्स हैं, ट्रेपेजियस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गर्दन को पीछे ले जाने में, गर्दन को सामने ले जाने में, हाथ को ऊपर उठाने में। तो अगर इस मसल्स की टाइटनेस है तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे, ये मसल्स काम कैसे करते हैं, इसका लिमिटेशन क्या होता है, हम इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जो बैक को कवर करके रखते हैं लैटिसिमस डॉर्सी, उस मसल्स के बारे में देखेंगे। हमारे चेस्ट के मसल्स है और जो हमारे कोर के मसल्स है। तो इस तरीके से हम मसल्स की बात करते हैं। फिर हम आते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की मसल्स, अपर एक्सट्रीमिटी के मसल्स, हाथ के मसल्स, बाइसेप, ट्राइसेप, प्रोनेटर, सुपिनेटर, हाथ के मसल्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारे इलियोसोअस, बहुत बेस मसल्स होता है हमारे बॉडी का, जो बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम करता है, बॉडी को स्ट्रेन करने का काम करता है। फिर और कौन कौन से मसल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पैर को सामने ले जाने वाले क्वाड्रिसेप्स मसल्स, पीछे ले जाने वाले हैमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट्स मसल्स, फिर उसके बाद हमारे काफ के मसल। तो ये सारे मसल्स आसन में किस तरीके से काम करते हैं, हमें को इसकी स्टडी करनी बहुत जरूरी है। तो अगर हमको इस तरीके से प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम किसी भी चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड चीज है, हम अब आसन तो देख लिए, फिर आसन की कॉन्ट्रेक्शन देखते हैं। तो आसन के कॉन्ट्रेक्शन को हम समझेंगे। अगर हम हाथ को मोड़ रहे हैं, कोई भी आसन कर रहे हैं, तो आसन की कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो आसन दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक। हम हाथ को मोड़े, एक तो ऐसा है जिसमें मूवमेंट हो रहा है और एक तो ऐसा है जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो आइसोमेट्रिक, लेकिन उसमें किसी तरीके का कोई जो मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है मुड़ने के बाद। और उसके बाद आइसोटोनिक, हम हाथ को मोड़ रहे हैं, हाथ को मोड़ने के बाद जो उसी पे रुक करके जो मूवमेंट होता है वापस सीधा करने में, वो कहलाता है आइसोटोनिक। उसके बाद हम देखेंगे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक हो गया, उसी में इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, मतलब मुड़ना इसेंट्रिक हुआ, सीधा होना इसेंट्रिक और मुड़ना कॉन्सेंट्रिक हुआ। इस तरीके से हम आसन के कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है हमारे बॉडी में, स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी पूरी बॉडी का बेस होता है। और हम इसको दो तरीके से बांटते हैं स्केलेटल सिस्टम को, एक्सियल, मतलब सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया। फिर हम देखते हैं कि स्केलेटन सिस्टम किस तरीके से काम करता है जब हम योगा पोजेस करते हैं। तो मैंने बताया कि स्केलेटन सिस्टम को दो तरीके से हम पढ़ेंगे। एक तो हो गया एक्सिस, जो हमारे बॉडी के सेंटर में होता है, उसको हम कहते हैं एक्सियल। और दूसरा होता है पेंडिकुलर, जो हमारे बॉडी के साइड में होता है, एक्सिस को छोड़ के जो हमारे बॉडी के साइड में होता है। इस तरीके से एक्सियल और अपेंडिकुलर। फिर एक्सियल में हम पढ़ेंगे कि 80 बोन किस तरीके से आसन में यूज होते हैं, और अपेंडिकुलर में फिर हम देखेंगे उसके बाद जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, हमारा बोन है। तो बोन का अलाइनमेंट किस लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आसन पे,
कैसे काम करता है हमारा बोन का अलाइनमेंट। अगर हम स्टैंडिंग वाले पोजेस कर रहे हैं या हम सिटिंग वाले पोजेस कर रहे हैं तो किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर किसी आसन में हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, हमारा बोन है, वो स्ट्रक्चर में किस तरीके से हेल्प करता है। और जो दूसरी चीजें होती है कि वेट बियरिंग, अगर हम कोई भी आसन कर रहे हैं, स्टैंडिंग आसन कर रहे हैं, तो किसी भी आसन में हमारा जो वेट बियर है या वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होता है, उसमें हमारे स्केलेटन सिस्टम का क्या रोल होता है। फिर अगर हम स्केलेटन की बात करें तो हम केवल मेन स्केलेटन को कवर करेंगे, जिसमें से है हमारा ह्यूमरस, हाथ का रेडियस अल्ना, और उसके बाद चलिए तो हमारा जो बोन है वो किस तरीके से काम करता है। स्केलेटन बोन हो गया, ठीक है। तो हमारा एक्सियल बोन की अगर हम बात करें तो एक्सियल बोन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बोन है। हमारा स्पाइन, हमारे जो स्पाइन के बाद हमारा जो हिप बोन है वो किस तरीके से काम करता है। चलिए सो हमारा स्केलेटल बोन किस तरीके से काम करता है। सॉरी बीच में नेटवर्क इशू आ रहा है तो नेटवर्क चला जा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कंटिन्यू करने की। तो देखिए जो हमारा बोन है वो वेट को बियर कैसे करता है किसी भी एक आसन पे। हम स्टैंडिंग आसन की बात करें, स्टैंडिंग आसन में किस तरीके से वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपेंडिकुलर बोन की, तो अपेंडिकुलर बोन में हमारा आसन कैसे। फिर उसके बाद हम बात करें अगर ज्वाइंट की, तो हमारा जो ज्वाइंट है, तो दो प्रमुख ज्वाइंट की हम बात करेंगे। एक तो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, दूसरा हमारा हिप ज्वाइंट है। तो जो शोल्डर ज्वाइंट है, तो शोल्डर ज्वाइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और हिप ज्वाइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट एक ऐसा ज्वाइंट है जो आपके एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों ज्वाइंट, दोनों स्केलेटल को आपस में जोड़ने का काम करता है। उसी तरीके से सॉरी गाइस, बार बार नेटवर्क आ रहा है फिर जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आज बहुत परेशान कर रही है। तो उसके बाद हम समझेंगे कि जो हमारा ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट में भी किस तरीके से जो हमारा आसन के अलाइनमेंट है वो हेल्पफुल होता है। फिर हम समझेंगे जो हमारा ज्वाइंट होने के बाद मैंने दो ज्वाइंट बताया प्रमुख, तो हम उसके बाद बात करेंगे कि बायोमैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन वो किस तरीके से काम करता है। कि अगर हम श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं तो उस पर हमारा बायोमैकेनिक्स क्या कहता है, उसका एनाटॉमिकल क्या है। तो जो रेस्पिरेशन है, हमने नाक से श्वास लिया, नाक से श्वास लेने के बाद वो ट्रैकिया, तो हम जब रेस्पिरेशन है उसका बायोमैकेनिक्स क्या कहता है। तो समझिएगा रेस्पिरेशन है तो उस रेस्पिरेशन में हमारा नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वोलाई, ये इस तरीके से हमारे। तो उसके बाद अगर हम और बात करें आगे, जब हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करें या भस्त्रिका प्राणायाम करें, तो किस तरीके से हमारे मैकेनिज्म काम करता है। हम नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन किए, नॉस्ट्रल से ब्रीथ इन करने के बाद पूरी हमारे प्रोसीजर क्या कहता है। जैसे कि हमने श्वास भरा, लंग्स हमारे क्या होती है, एक्सपेंड हो जाता है। लंग्स एक्सपेंड होने के बाद डायफ्राम, चलिए उसके बाद जो लंग्स के एक्सपेंडेशन हो गया, डायफ्राम का नीचे जाना हो गया। फिर हम जब श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम का वापस ऊपर आना, लंग्स का वापस से रिलैक्स हो जाना। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का बायोमैकेनिक्स काम करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हम, सॉरी गाइस, बार बार नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम समझेंगे कि हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारा जो रेस्पिरेशन है, उसका बायोमैकेनिक्स किस तरीके से काम करता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा एक मसल्स होता है इंटरकॉस्टल मसल्स, तो उसका टाइटनेस होना इंटरकॉस्टल, तो बायोमैकेनिक्स किस तरीके से काम करता है हमारे रेस्पिरेशन में। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मसल्स होता है रेस्पिरेशन का, वो कौन सा मसल्स होता है। तो उसमें देखिएगा इंटरकॉस्टल मसल्स होता है हमारा रेस्पिरेशन में, जो हमारे रिब में होता है। तो इंटरकॉस्टल मसल्स का टाइटनेस होना ये बताता है कि हमारे ब्रीदिंग जो है उसका शॉर्टनेस हो जाता है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से कौन से ऐसे आसन करें जो उस इंटरकॉस्टल मसल्स, मतलब जो हमारे रिब का मसल्स है, जो रेस्पिरेटरी, और उसके बाद अगर हम कोई आसन कर रहे हैं तो किस तरीके से वो आसन स्ट्रेच करेगा हमारे इंटरकॉस्टल मसल्स को, जिससे हमारी ब्रीथ बहुत अच्छी हो जाएगी।
दूसरा होता है हमारा फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व की अगर कंप्रेशन हो रहा है तो उस कंप्रेशन की वजह से हमारा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आएगा, हमारा डायफ्राम ब्लॉकेज हो जाएगा। तो हम कैसे किसी भी आसन को करके उस फ्रेनिक नर्व को एक्टिवेट करेंगे। तो अगर हमारे फ्रेनिक नर्व में प्रॉब्लम आता है तो फ्रेनिक नर्व में प्रॉब्लम आना हमारे ब्रीदिंग को ब्लॉकेज करेगी और जिससे ब्रीदिंग संबंधी प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी आसन कर रहे हैं तो उस आसन का बायोमैकेनिक्स क्या कहते हैं। अगर सपोज करिए हम उष्ट्रासन कर रहे हैं तो उस आसन, अगर हम कैमल पोज कर रहे हैं तो उस कैमल पोज में उसका बायोमैकेनिक्स क्या होगा, मतलब वो आसन किस तरीके से काम करेगा, उस आसन पे कितने जॉइंट्स हैं जो एक्टिवेट होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, उस जॉइंट का क्या एक्टिवेशन है, क्या उसका रोल होता है जी। तो अगर हम किसी भी आसन को करते हैं तो किस तरीके से उसका बायोमैकेनिक्स काम करता है। दूसरी चीजें हम ये समझते हैं कि जो हमारे कोई सा भी, तो अगर हम कोई भी आसन करते हैं तो उस आसन पे हमारा, तो हम समझेंगे जैसे कि हम अगर कैमल पोज कर रहे हैं तो उस कैमल पोज में हमारे एंकल ज्वाइंट है उसका क्या मूवमेंट है, नी ज्वाइंट है उसका क्या मूवमेंट है, हिप ज्वाइंट है उसका क्या मूवमेंट है, हमारी पूरी स्पाइन है उसका क्या मूवमेंट है, शोल्डर और हमारे गर्दन इसका क्या मूवमेंट है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि बायोमैकेनिक्स क्या कहता है किसी भी एक आसन का। अगर हम उस आसन को करें तो कितने मसल्स हैं जो इंगेज है उसके साथ, कौन कौन से मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से मसल्स है जो स्ट्रेच हो रहे हैं। अगर हम उस आसन को नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम कैमल पोज नहीं कर पा रहे हैं तो कितने मसल्स हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्टिंग या स्ट्रेचिंग लिमिट करता है, या वो मसल्स टाइट है या वो मसल्स वीक है। तो कौन से मसल्स है जिसके साथ स्ट्रेंथनिंग हो, कौन से मसल्स है जिसके साथ स्ट्रेचिंग हो, इन सारी चीजों की बात करते हैं आगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर हमारी स्पाइन है तो स्पाइन की रेंज ऑफ मोशंस कितना होता है। अगर हम किसी एक आसन को नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी एक आसन को या कोई सा भी आसन परफॉर्म करने में हमें दिक्कत हो रहे हैं तो क्या लिमिटेशन है उस आसन को ना कर पाने में। तो अगर हम स्पाइनल ट्विस्टिंग की बात करें तो स्पाइनल ट्विस्टिंग की रेंज ऑफ मोशंस काफी कम है, तो जरूरत है हमारे जो स्पाइन की रेंज ऑफ मोशंस को बढ़ाने की। मतलब जो हमारे स्पाइन के रीजन है उसके जो मसल्स हैं, इरेक्टर स्पाइनल मसल्स हो गए, हमारे जितने भी 26 वर्टिब्रास हैं उसकी रेंज ऑफ मोशंस को बढ़ाने के। फिर हम ये समझते हैं अगर उनकी रेंज ऑफ मोशंस बढ़ गया तो हम किसी भी आसन को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकते हैं, उस पर ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी एक आसन पे लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, किसी आसन की ट्विस्टिंग में हमें दिक्कत हो रहा है, तो वहां उसका रेंज ऑफ मोशंस काफी कम है जो बाद में इंजरी भी कर सकती है। जैसे कि हमारा इलोसोएस मसल होता है यहाँ की, जो बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं, तो उस इलोसोएस मसल्स की टाइटनेस जो है वो स्लिप डिस्क का कारण हो सकता है, क्योंकि वो जो मसल है वो डिस्क में होता है, मतलब जो दो वर्टिब्रास है वर्टिब्रास के बीचों बीच। तो हम ये समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि न्यूरोसाइंस किस तरीके से काम करता है किसी भी एक आसन पे, प्राणायाम पे या ध्यान पे। अगर हम न्यूरोसाइंस की बात करें तो न्यूरोसाइंस मतलब नर्वस सिस्टम। तो हमारे दो प्रकार के नर्वस सिस्टम हो गए, उसके दो भाग हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो फैली होती है पूरी बॉडी पे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हम देखते हैं हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन किस तरीके से काम करता है, उसके कौन कौन से रीजन हैं, वो कैसे एक्टिवेट होता है, किस तरीके से हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है। अगर हम बात करें ऐसे प्राणायाम की जो हमारे सिंपैथेटिक एक्टिवेशन है तो वो है भस्त्रिका प्राणायाम, और ऐसे प्राणायाम जो कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो कौन कौन से आसन किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए इसकी डीपली हम बात करेंगे हमारे आने वाले कोर्स में। फिर हम देखते हैं कि अगर इंजरीज हो जाए ड्यूरिंग योगा प्रैक्टिसेस तो उसको कैसे टाला जाए। सबसे पहले तो उसको टालने के नियम, टालने के कुछ रूल्स हैं। दूसरा, अगर इन केस इंजरी होते हैं
तो कुछ कुछ फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि राइस फार्मूला, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो ये सारी चीजें भी एक योगा टीचर को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम आप अपने पेशेंट को कैसे फील करते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पेशेंट जो है, तो उस पेशेंट का कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम में हमको रिपोर्ट कैसे देखना है, उसकी डायग्नोस कैसे करना है, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट की ओर कैसे ले जाना है। तो ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे हमारे आने वाले कोर्सेस में। तो एक एनाटॉमी अलग हो गया और योगा अलग हो गया, लेकिन जो योगा एनाटॉमी है वो पूरी तरीके से दोनों कंबाइन है। मतलब जो एनाटॉमी है वो योग का आइज कहा जाता है, दिस इज आइज ऑफ द योगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें क्या क्या घटनाएं घटित हो रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है ड्यूरिंग द आसना प्रैक्टिस के दौरान। तो ये हम समझेंगे किसी भी तरीके से आसन करते हुए कहाँ पे स्ट्रेचिंग देना है, कहाँ पे स्ट्रेंथनिंग देना है, किसका रेंज ऑफ मोशन कितना है, किसको कितना खींचना है। ये सारी चीज़ों की हम आने वाले कोर्स में बात करेंगे। फिर हम बात करते हैं अगर हमारे एंशिएंट टाइम में, तो एंशिएंट टाइम में भी जो बॉडी का वर्णन है, सूक्ष्म शरीर, मॉडर्न मेडिकल साइंस को तो कुछ ही समय हुए हैं, उसके जो फादर है वो हेनरी ग्रे है, लेकिन जो एंशिएंट लिटरेचर है, एंशिएंट साइंस है, वो भी इसका बात करता है। वो कैसे इसका बात करता है, तो ये समझिएगा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे 3 बॉडी होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो आज हम 206 बोन्स की बात करते हैं यहाँ पर मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पे। लेकिन उससे भी पहले अगर हम एंशिएंट की बात करें, हम आयुर्वेद की बात करें, हम चरक संहिता, सुश्रुत संहिता की बात करें, तो उसमें भी जो बोन्स का वर्णन है वो कहते हैं कि त्रीणी संस्थान अस्थि शतानि वेद वादिनो वदंती, मतलब 360 बोन्स कहे गए हैं। तो उस तरीके के उस टाइम पे डिफाइन किए हैं, चाहे आचार्य सुश्रुत हो या आचार्य चरक हो। मतलब आयुर्वेद में भी वर्णन है बॉडी का, बॉडी चाहे बॉडी की अंदर में हम बात करें नाड़ियों की, चक्रों की, तो ये पहले से ही कहीं ना कहीं इसका वर्णन मिलता है। तो ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा चीज है जिसकी नॉलेज होना हर एक योगा टीचर को बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ये बेसिक नॉलेज होना सारे योगा टीचर्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जो हमारा आने वाला कोर्स है वो 2.5 मंथ का है, जिसमें हम एक एक चीजों को बारीकी से जानेंगे। और ये मेरा श्योर है आप सबको कि आप सबको एटलीस्ट 25 मसल्स याद हो जाएंगे, मेन बोन्स याद हो जाएंगे। कोई भी अगर हम आसन कर रहे हैं तो वो आसन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका क्या रीजन है। अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं है तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को इनहेंस करने में कौन से मसल्स पे काम करना है, हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि जो बोन्स है, जो हमारा कार्टिलेज है, जो हमारा लिगामेंट है, वो कैसे हेल्प होता है किसी भी एक आसन पे। तो गाइस ये समय है खुद को अपडेट करने का, क्योंकि अगर आप समय के हिसाब से अपडेट नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो अधूरी रह जाती है, या जो हमारे स्किल है वो कम हो जाता है। तो हम बात करेंगे हमारे आने वाले कोर्स की। तो कोर्स जो है वो पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगी, जिसमें मैं क्लासेस लूंगा। उसके बाद जो क्लासेस की पैटर्न है वो आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। उसमें आपको 3D वीडियो दिखाया जाएगा, 3D वीडियो के थ्रू एक एक चीजों को समझाया जाएगा। और उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो आप खुद देखिएगा कि कैसे ये चीजें काम कर रहे हैं। फिर ये सारी चीजें अगर हम काम कर रहे हैं तो कैसे, इसकी बायोमैकेनिक्स क्या है। तो डेफिनेटली उसके बाद जब आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपकी क्लासेस होगी, क्लासेस के बाद कुछ समय बाद आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे सारी चीजें को, एक एक चीजों को आप डीपली बहुत अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप संपर्क कर सकते हैं बीरेन सर से, बीरेन शाह सर से।
और जो हमारे कोर्स है वो 23rd से चालू होने वाली है। उसकी ड्यूरेशन है 2.5 मंथ। लगभग 50 क्लासेस होंगे उस कोर्स में। चलिए नमस्कार आप सभी को। थैंक यू सो मच।